नमस्कार विद्यार्थियों। तो आगे देखो, अपन ने कल जो पिछली क्लास के अंदर जैसे कुछ बहुत सारी चीजें आपको पढ़ाई थी और बहुत सारी चीजें सिखाई भी थी, अपन आगे भी आज डिस्कशन करेंगे और सीखेंगे। सीखने का जुनून होना बहुत जरूरी है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तोड़ते रहेंगे तभी तो रोड़ते रहेंगे। तो कहते हैं ना, जब तक अपने इंसान के अंदर क्या कहता है, काम करने की ताकत हो ना, तब तक आप काम करते रहो। काम करने से इंसान प्रॉपर्टी और मजबूत बनता है, मेहनत करने से इंसान में मजबूती आती है। ठीक है ना। तो मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा था, मैं कभी भी क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक चीज बताता हूँ, वो है मोटिवेशनल लाइन और गणपति बप्पा। सबसे पहले गणपति बप्पा की जय जोर से बोल दो और उसके बाद अपन शुरू करते हैं मोटिवेशनल लाइन से। देखो दोस्तों, मोटिवेशनल लाइन बहुत अच्छी लाइन से, आज मोटिवेशनल लाइन से देखो, वक्त है। देखो, वक्त खराब है लेकिन हालात नहीं। वक्त खराब है लेकिन हालात नहीं। ये वक्त भी आया है, ये वक्त भी चला जाएगा, लेकिन दुनिया के वक्त आता है, हमारा पूरा दौर आएगा। हमारा पूरा क्या आएगा? दौर आया। ये वक्त है, जो बुरा वक्त है ये चला जाएगा। और अच्छे वक्त की कृपा करो, जो बुरा वक्त है वक्त चला जाएगा, लेकिन हालतों से लड़ना सीखो। अगर हालतों से लड़े तो वक्त नहीं, बुरा वक्त नहीं, अच्छे वक्त के साथ साथ क्या आएगा? पूरा दौर आएगा। क्या आएगा? पूरा दौर। तो पूरा दौर को क्या बोलेंगे कि वक्त के साथ साथ क्या आ जाता है? पूरा दौर आएगा। उसे क्या बोलते हैं अपन? कि पूरा दौर आएगा। क्या आएगा? पूरा का पूरा दौर आएगा। ठीक है। तो देखो, तो ये तो अपनी मोटिवेशनल लाइन है, जो कुछ खास थी नहीं, फिर भी मैंने बताई है। ठीक है। तो अपन मोटिवेशनल लाइन से शुरू होने से दो चीजों का इफेक्ट पड़ता है। सबसे बढ़िया चीज होती है कि मोटिवेशनल लिखने से क्या होता है? इफेक्ट अच्छा पड़ता है। तो देखो दोस्तों, तो मेरे विद्यार्थियों, देखो सबसे पहले तो अपन ने पिछली क्लास के अंदर जैसे बहुत सारी चीजें लिखी थी अपन ने, जिसके अंदर मैंने आपको हार्मोन्स के बारे में बता दिया, ग्रंथियों के बारे में बता दिया, फिर पादपों के अंदर संबंध में बता दिया, ऑक्सीटोसिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक और क्या हो गया लास्ट में? इथाइलिन। तो ये सारे हार्मोन्स अपन ने पढ़ लिए थे। ठीक है ना। आज अपना नेक्स्ट टॉपिक और मात्र और एकमात्र टॉपिक बचता है, वो है अंतःस्रावी ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां बचती है? अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो मेरा हेडिंग नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक नाम क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियां। क्या बचती है अपनी? अंतःस्रावी ग्रंथियां। क्या बचती है अपनी? अंतःस्रावी ग्रंथियां। अब देखो, आज तो मैंने आपको अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में अच्छे से पिता सा इंट्रोडक्शन दिया। कल मैं आपके सामने एक इंट्रोडक्शन के लिए बहुत जोरदार मान लाऊंगा और आपको पूरा विथ डायग्राम के साथ आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। देखो, बात आई समझ में? अब देखो आगे, अंतःस्रावी ग्रंथियां वह ग्रंथियां क्या होती हैं? वह ग्रंथियां जो नलिका विहीन होती है। कैसी क्या होती है? नलिका विहीन। ठीक है ना। जो हमेशा क्या बनाएगी? हार्मोन बनाती है। क्या बनाती है? हार्मोन बनाती है, जो रासायनिक परिवर्तन में भी या रासायनिक समन्वय में या रासायनिक परिवर्तन में सहायता करती है। रासायनिक परिवर्तन में क्या करती है? सहायता कौन करती है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियां। अब देखो, अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़े तो अपन को अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में कैसे पढ़ना है? देखो, अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ने से पहले अपन को अंतःस्रावी ग्रंथि की रचना का उसकी पूरी स्ट्रेटजी को समझना जरूरी है। अंतःस्रावी ग्रंथियों का मतलब है वे ग्रंथियां जो हार्मोन के साथ साथ तरल पदार्थ के रूप में अपने शरीर के अंदर आती है और हमारे शरीर के स्ट्रक्चर को बदलती है। हमारे पूरे शरीर के स्ट्रक्चर को बदलने का काम कौन करती है? तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। लगभग मैंने बोल रहा हूँ, लगभग हमारे शरीर के पूरे स्ट्रक्चर को चेंज कौन करती है? तो लगभग 70 से 80% काम कौन कर लेती है? अंतःस्रावी ग्रंथियां। आप कहोगे सर कैसे? तो पीयूष ग्रंथि से लेकर के वृक्सन, अंडाशय, जितनी भी ग्रंथियां हैं, सभी काम क्या करती है? हमारे बॉडी के अंदर पूरी स्ट्रक्चर को ही चेंज करना। आई बात समझ में? कैसे? अब देखो, अपन एक एक ग्रंथि के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक ग्रंथि के बारे में अपन पूरा डिस्कशन करेंगे, लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथियों से पढ़ने से पहले, ठीक है ना, तो अपन ने अंतःस्रावी ग्रंथियां शुरू करी और मैंने आपको बताया, देखो ऐसे लवली डायग्राम बनाता हूं मैं आपके सामने। ठीक है ना। यहां पर आपके बन गई, मैंने बताया पीयूष ग्रंथि। क्या हो गई? पीयूष ग्रंथि। ऊपर बना देता हूं, यहां पीयूष ग्रंथि बना दी। ठीक है, पीयूष ग्रंथि बना दी मैंने। ये देखो पीयूष ग्रंथि बने, इसके जस्ट पास में यहाँ पर बीचों बीच में यहाँ पर थाइमस, थैलेमस और इसके पास में हाइपोथैलेमस, थैलेमस पूरी बड़ी। ठीक है ना। इसके पास में यूं डॉट के नुमा यहाँ जो मुंह वाला हिस्सा है, इसके जस्ट पास में यहाँ पे होती है पीनियल। क्या होती है? पीनियल। क्या होती है यहाँ पर? पीनियल। जस्ट पीनियल के जस्ट नीचे यहाँ पर देखो, ये मुंह वाला साइड है। कौन सा साइड है? मुंह वाला। कौन साइड है? मुंह वाला। तो इस मुंह वाला साइड के इसकी तरफ
यहाँ पर होती है लार, कौन सी? दोपिया अंतस्थ ग्रंथि रूप में नहीं होती, ठीक है ना। जब ये ऐसे लेते हैं, तो नीचे लेते हैं, तो यहाँ देखो, यहाँ पर यूं गले के पास यूं दिखती है, यूं दिखती है, इसको बोलते हैं पैराथायराइड। क्या बोलते हैं इसको? सॉरी, थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि बोलते हैं इसको? थायराइड ग्रंथि। और इस थायराइड ग्रंथि के ऊपर यूं डॉट नुमा यूं और यूं ऐसी होती है, उसको बोलते हैं पैराथायराइड। क्या बोलते हैं इसको? पैराथायराइड। पैराथायराइड यानी पैरा आउटू ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि बोलते हैं इसको? चाहे पैराथायराइड का हो या पैरा आउटू ग्रंथि का हो, एक ही चीज है। क्या बोला मैंने? पैराथायराइड ग्रंथि या पैरा आउटू ग्रंथि बोला है, ठीक है। अब देखो आगे, जब यहां से जब नीचे आएंगे, धीरे 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 जैसे जैसे अपन नीचे आते हैं, यहां नीचे आते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो यहां पर देखो, ये अपना हार्ड होता है, यहां पर ऐसे लटका हुआ बंद मुक्ति के आकार का यूं अपने हार्ड होता है, यहां पर लटका हुआ, ठीक है ना। इस हार्ड के जस्ट ऊपर की तरफ, क्या बोला मैंने? जस्ट ऊपर की तरफ यहां ऐसे फॉर्म कौन लटकी रहती है? थाइमस। कौन सी ग्रंथि रहती है? थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि रहती है? थाइमस ग्रंथि। और थाइमस ग्रंथि के जस्ट नीचे की साइड, यहाँ पर यूं आमाशय के जस्ट ऊपर की तरफ यूं पेड़ पत्ती संरचना, इसका नाम है अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि बोला मैंने? अग्नाशय, ठीक है। अग्नाशय के जस्ट पास में यूं, किसके पास में? अग्नाशय के पास में। जब अग्नाशय के पास में जाएंगे, धीरे धीरे किसके पास मिले जाएंगे? तो अग्नाशय के पास में से। जब अग्नाशय से नीचे जाएंगे, तो देखो अग्नाशय जैसे नीचे जाएंगे, तो यहां पर इस साइड में इस शेप में यूं इस शेप में होती है किडनियां। कौन होती है? किडनियां। इन किडनियों के ऊपर, किसके ऊपर? किडनियों के ऊपर ये टोपीनुमा संरचना होती है। क्या होती है? टोपीनुमा संरचना, ठीक है ना। इन किडनियों के ऊपर टोपीनुमा संरचना होती है। और उसके बाद में सबसे नीचे, किसमें? सबसे नीचे की साइड, यहाँ पर एक संरचना होती है जिसका नाम है वृक्षण ग्रंथियां होती है। यहाँ पर ऐसे लटकी हुई, क्या रहती है? यहाँ पर लटकी हुई वृक्षण ग्रंथियां। क्या रहती है? वृक्षण ग्रंथियां, दो लटकी हुई, ठीक है। वृक्षण ग्रंथि लटकी हुई रहती है। जैसे मैंने मनुष्य, इसी के अंदर मैंने बताया, जब यहाँ पर वृक्षण ग्रंथि लटकी हुई, वैसे वैसे यहाँ पर होता है गर्भाशय। महिला के अंदर क्या होता है? गर्भाशय, है ना। दोनों एक साथ में एक ही स्ट्रक्चर में अंदर बनाए हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। ऐसे गर्भाशय होता है ना, गर्भाशय के ऊपर यूं देखो, ये लटके हुए हिस्से के रूप में यूं, ये लाल कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं, यूं इसको बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं इसको? अंडाशय। क्या बोलते हैं इसको? अंडाशय या ओवेरी, ठीक है। तो देखो, अब अलग अलग नाम लिखता हूं मैं। सबसे पहले देखो ऊपर की साइड तो देखो आपको खोपड़ी के ऊपर दिखेगी, इसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि बोलते हैं इसको? पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि बोलते हैं इसको? पीयूष ग्रंथि। तो सबसे पहले ऊपर की ग्रंथि का नाम था पीयूष ग्रंथि। और इसके अंदर देखो आपको छोटी सी संरचना निकली, इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोथैलेमस। इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे की तरफ अंडाकार की संरचना, इसको बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं इसको? थैलेमस। और ये देखो, ये जो डॉट है, इसको बोलते हैं पीनियल। कौन सी ग्रंथि बोलते हैं? पीनियल ग्रंथि, ठीक है ना। जब यहां से धीरे धीरे रेड कलर वाली, उसको बोलते हैं थायराइड। क्या बोलते हैं? थायराइड। क्या बोलते हैं इसको? थायराइड। और इसको बोलते हैं डॉट नुमा संरचना होती है, जैसे डॉट नुमा संरचना, इसको बोलते हैं पैराथायराइड। क्या बोलते हैं इसको? पैराथायराइड। क्या बोलते हैं इसको? पैराथायराइड, ठीक है ना। थायराइड को इंग्लिश में बोलते हैं इसको, और इंग्लिश इसका नाम और है आउटू ग्रंथि। क्या बोलते हैं इसको? आउटू ग्रंथि। क्या बोलते हैं इसको? आउटू ग्रंथि। और पैराथायराइड को बोलते हैं पराउटू ग्रंथि। क्या बोला मैंने? पराउटू, ठीक है। जस्ट इसके जैसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक छाती के पास में दिखती है, इसको बोलते हैं अपनी थाइमस। कौन सी ग्रंथि बोलते हैं? थाइमस ग्रंथि, ठीक है। थाइमस ग्रंथि के बाद ये पड़ी अपनी अग्नाशय। कौन सी ग्रंथि हो गई? अग्नाशय ग्रंथि।
अग्नाशय के बाद देखो इसके ऊपर टोपिनुमा संरचना, इसको बोलते हैं अपने कौन सी ग्रंथि बोल सकते हैं? अधिवक्र। कौन सी ग्रंथि हो गई है? अधिवक्र। अधिवक्र या जिसको क्या बोलते हैं? एड्रिनलिन। कौन सी ग्रंथि? एड्रिनल, एड्रिनल ग्रंथि या अधिवक्र बोलते हैं इसको। ठीक है, देखो एड्रिनल, एड्रिनल, एड्रिनल के बाद जस्ट जिसके जिससे नीचे आओगे और नीचे आते जाओगे तो आपको देखो ये एक लाल कलर की संरचना दिखाई दे रही है। इस संरचना को बोलते हैं, देखो पूरी गोलानुमा संरचना दिख रही है। अंडा से, ये कौन सी ग्रंथियां होती है? अंडा से, जो एक जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी होती है? एक जोड़ी, संख्या में 2 और एक जोड़ी में होती है। ठीक है, और सबसे नीचे की साइड देखो यहाँ पर लटके हुए 2 ऐसी संरचना दिखाई दे रही है। इसको बोलते हैं व्रक्शन, टेस्टिस। क्या बोलते हैं इसको? व्रक्शन या टेस्टिस ग्रंथि। कौन सी बोलते हैं? व्रक्शन या टेस्टिस ग्रंथि बोलते हैं। वो भी संख्या में कितनी जोड़ी होती है? तो एक जोड़ी। कितनी जोड़ी होती है? एक जोड़ी। अब देखो आप सामने अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है? तो वे ग्रंथियां जो हार्मोन बनाती है उसे बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। क्या बोलते हैं उसको? अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो इतनी सारी देखो, पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, पीनियल ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, अग्नाशय, अधिवक्र, अंडाशय और टेस्टिस। तो देखो पीयूष ग्रंथि, तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? पीयूष ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? तो पीयूष ग्रंथि का कार्य सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करना। और इसकी संरचना कहां पर होते हैं? तो भ्रूण के क्या बोलते हैं? एंडोड्रम के पास। कहां पर होती है इसकी संरचना? तो ये पूछते हैं कि पीयूष ग्रंथि रहती कहां पे? तो भ्रूण के एंडोड्रम के पास इसका निर्माण होता है, संरचना बनती है एंडोड्रम में। तो ठीक है, ये भी आपको याद नहीं करना। हाइपोथैलेमस, थैलेमस, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, अग्नाशय, अधिवक्र और अंडाशय और टेस्टिस। इतनी सारी ग्रंथियां पर पढ़ेंगे। देखो एक ही चित्र के अंदर मैंने बहुत सारा चित्र को पूरा ही घुसा दिया। क्यों? क्योंकि एक ही चित्र अपन पूरा समझेंगे। ठीक है ना, इस एक चित्र के अंदर अपन पूरा समझना है। ये नहीं समझना है कि अपन को ये नहीं देखना कि डायग्राम सर कैसा बना है, अपन को ग्रंथियां समझनी है। ग्रंथियां कैसे कैसे, देखो डायग्राम पर नहीं हंसना, सिर्फ ग्रंथियों को देखते जाना, पूरी ग्रंथियां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 ग्रंथियां टोटल पढ़ेंगे। तो ये देखो पीयूष, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, अग्नाशय, अधिवक्र और अंडाशय और व्रक्शन ग्रंथि। आई बात समझ में? अब देखो आगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये तो अपने ग्रंथियों के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, पीयूष ग्रंथि के बारे में कल मैंने चित्र बनाया था, उसमें ग्रंथि अलग अलग बताई थी। बताया था नहीं बताया था मैंने? देखो पीयूष ग्रंथि का मैंने चित्र बनाया था आपके सामने, और वहां पर मैंने बहुत सारी ग्रंथियां लिख, बहुत सारे हार्मोन के नाम लिखे थे फटाफट में। ये मैंने चित्र बनाया था यूं। ठीक है, इसको अग्रभाग, मध्य भाग, सॉरी पश्चिम भाग, और इसको क्या बोला मैंने? ठीक है ना, और इसको क्या बोला मैंने? मध्य भाग, मतलब बोला मैंने मध्य भाग। तो देखो अग्रभाग के द्वारा, इसके द्वारा MSH, इसके द्वारा मैंने बताया था वृद्धि हार्मोन। ठीक है, और कौन से हो गए? LH, FSH, ATCH, ठीक है, प्रोलैक्टिन। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हार्मोन। और इधर मैंने आपको बताया था पिट्रोसिन। क्या बोला नाम? पिट्रोसिन, या इसका दूसरा नाम क्या है? ऑक्सीटोसिन। क्या बोला नाम? ऑक्सीटोसिन। और इसमें लास्ट में कौन सा हार्मोन था जिसका ग्रंथि नाम था? ADH या वैसोप्रेसिन। क्या बोला मैंने? वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन या ADH हार्मोन। अब देखो पहला कौन सा हार्मोन है? तो वृद्धि हार्मोन। अब देखो वृद्धि हार्मोन किसे कहते हैं? तो वे हार्मोन जिसमें किसी भी शरीर की वृद्धि और विकास में सहायता होती है। ठीक है, और अधिक वृद्धि वाले आदमी को बोलते हैं भीमकायता। क्या बोलते हैं? भीमकायता। और जो बौना रहता है उसे बोलते हैं बौनापन। जो कम, जिसमें कम विकसित होता है उसे बोलते हैं बौनापन। उसे क्या बोलेंगे? बौनापन।
ठीक है ना। जिसके अंदर ज्यादा वृद्धि होती है उसे भीम कायता, और जिसके अंदर कम वृद्धि होती है उसे क्या बोलते हैं, तो बोनापन। क्या बोलते हैं उसको, बोनापन। अगला कौन सा ग्रंथि है, तो अगली ग्रंथि का नाम है LH हार्मोन। कौन सा हार्मोन, LH, जिसको बोलते हैं ल्यूटिनाइटिंग हार्मोन। क्या नाम है इसका नाम, ल्यूटिनाइटिंग या ल्यूटिनाइटिंग हार्मोन, LH हार्मोन। इसका क्या काम है, तो ये पीयूष ग्रंथि के अंदर यानी मानव शरीर के अंदर शुक्राणु व अंडाणु को बनाने का निर्माण करने की प्रक्रिया कौन सी होती है, तो ल्यूटिनाइटिंग हार्मोन या ल्यूटिनाइटिंग हार्मोन जिसको बोलते हैं। यानी शुक्र जनन और अंड जनन की प्रक्रिया किसके अंदर होती है, तो LH हार्मोन द्वारा। अगला कौन सा है, FSH हार्मोन को नहीं पढ़ना आपको, ACTH भी नहीं पढ़ना आपको, सिलेबस में नहीं है। अपना अगला कौन सा हार्मोन होगा, प्रोलैक्टिन। हार्मोन का नाम क्या है, प्रोलैक्टिन। ये हार्मोन नहीं पढ़ने आपको, सिर्फ नाम बताए मैंने। हार्मोन नाम क्या है, प्रोलैक्टिन। ये वो हार्मोन है जिसके द्वारा, क्या बोलेंगे, वो हार्मोन जिसके द्वारा माता के स्तन ग्रंथियों में क्या उत्पन्न हो जाता है, दूध। यानी इसको भी स्त्री उत्पन्न करती है, अंतःस्राव करती है। यानी दूध के निर्माण में, दूध के पाचन में, दूध के सहयोग में, संश्लेषण में कौन सी ग्रंथि आदमी आती है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन काम आता है, प्रोलैक्टिन। लैक्टिन का मतलब दूध होता है, तो दूध के संश्लेषण में कह सकते हैं, यानी दूध के संश्लेषण में कह सकते हैं, या दूध का पाचन करने में, यानी दूध के निर्माण में कौन सा हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। अब देखो हार्मोन का नाम क्या है, पिट्टोसिन या ऑक्सीटोसिन। मैंने बताया पिट्टोसिन या ऑक्सीटोसिन। ये हार्मोन क्या करता है, तो ये हार्मोन एक तो इसको लव हार्मोन बोलते हैं। कौन सा हार्मोन बोलते हैं, लव हार्मोन, मैजिक हार्मोन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैजिक हार्मोन या लव हार्मोन इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लव हार्मोन। यानी इसको फीलिंग वाला हार्मोन भी, यानी इसकी वजह से क्या आती है, फीलिंग उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, फीलिंग, ऑक्सीटोसिन की वजह से, ठीक है। और ये क्या करता है, और इसका मेजर काम क्या है, तो प्रसव पीड़ा उत्पन्न करना। क्या उत्पन्न करना, प्रसव पीड़ा उत्पन्न करने का काम कौन करती है, तो ये ऑक्सीटोसिन या ऑक्सीटोसिन या पिट्टोसिन काम करता है। आपको जरूर पूछेगा कि पिट्टोसिन या ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम क्या है, तो लव हार्मोन कहलाता है, फीलिंग को लाता है, प्रसव पीड़ा उत्पन्न करता है। यानी शरीर के अंदर जो महिला जब गर्भावस्था में होती है, यूं तो बच्चा जब पेट में होता है, तब 9 माह कंप्लीट करने के बाद जब प्रसव पीड़ा होती है, क्या भागो भागो हॉस्पिटल लेके, तब कौन सा हार्मोन होता है, तो ऑक्सीटोसिन। क्या नाम है उसका, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। अगला कौन सा है, एडीएच या वैसोप्रेसिन। नाम क्या बोला मैंने, एडीएच या वैसोप्रेसिन। अब आपको सर एडीएच का क्या काम है, वैसोप्रेसिन ये क्यों लेते हैं, देखो एडीएच या वैसोप्रेसिन हार्मोन वे हार्मोन है जो मूत्र में अत्यधिक मात्रा में, यानी अत्यधिक मात्रा में जो पानी होता है, अत्यधिक मात्रा में जो पानी होता है, मात्रा में पानी का क्या कर लेते हैं, अवशोषण। पानी का क्या कर लेते हैं, अवशोषण। कौन करते हैं, एडीएस हार्मोन या वैसोप्रेसिन हार्मोन, ठीक है ना। दूसरा ये काम क्या करता है, दूसरा इसका काम है कि इसका दूसरा काम है कि मूत्र में अत्यधिक मात्रा में पानी का अवशोषण करना। और दूसरा इसका मेन और मेजर काम, बढ़िया काम क्या है, तो दूसरा इसका काम है कि ये इसकी कमी से मूत्रलता हो जाता है। इसकी कमी से क्या हो जाता है, मूत्रलता या डायबिटीज। क्या हो जाती है, डायबिटीज इंसिपिडिस, डायबिटीज इंसिपिडिस हो जाती है। क्या हो जाती है, डायबिटीज इंसिपिडिस, यानी कि एडीएच हार्मोन की कमी से एनडिबिटीज या मूत्रलता हो जाता है। क्या हो जाता है, डायबिटीज इंसिपिडिस या मूत्रलता हो जाता है, या मूत्र में अत्यधिक मात्रा में पानी का अवशोषण कौन सा हार्मोन करता है, तो एडीएच हार्मोन या वैसोप्रेसिन हार्मोन इसको काम करता है। कौन, एडीएच या वैसोप्रेसिन हार्मोन। आई बात समझ में, एडीएच या वैसोप्रेसिन का काम क्या है, तो मूत्रलता उत्पन्न करना या डायबिटीज इंसिपिडिस हो जाना। क्या कहलाता है, एडीएच हार्मोन या वैसोप्रेसिन हार्मोन कहलाता है। आई बात समझ में, यानी एक तो क्या लाएगा एडीएस और दूसरा काम क्या करेगा, वैसोप्रेसिन। अब देखो और ये काम क्या करता है, तो और ये देखो डायबिटीज इंसिपिडिस काम कर लिया, और मूत्रलता को क्या काम करता है, जिससे आदमी को बार बार क्या लिखते हैं, बार बार आदमी को मूत्र आने लगते हैं। क्या आने लगते हैं, बार बार आदमी को क्या लगते हैं, मूत्र आने लगते हैं। यानी आदमी को बार बार मूत्र आने लगेंगे, आदमी को बार बार पेशाब आएंगे, और आदमी नहीं चाहते हुए भी बार बार पेशाब करता है। क्या करता रहता है, पेशाब करता रहता है। आई बात समझ में, तो ये होता है पूरे पीयूष ग्रंथि के अंदर हार्मोनों का कर्म। ये तो पीयूष ग्रंथि के हार्मोन पड़े, सिर्फ वृद्धि हार्मोन, एलएच हार्मोन, प्रोलैक्टिन, पिट्टोसिन, एडीएच, ठीक है। इतने ही हार्मोन अपन को पीयूष ग्रंथि के अंदर पढ़ने, ठीक है। अब देखो आगे, अब देखो
तो एडीएस हार्मोन का हो गया, वैसोप्रेसिन हो गया। तो ये अपने पढ़ी थी पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि पढ़ी? पीयूष ग्रंथि। जिसको अपन मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, क्योंकि ये सभी ग्रंथियों को हाइपोथैलेमस के अलावा सभी ग्रंथियों को क्या करती है? कंट्रोल करती है। अब इसके बाद देखो अपन अगली ग्रंथि का नाम है हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि बोलते हैं इसको। और ये हाइपोथैलेमस का पहला फंक्शन ये याद रखना है कि ये क्या करती है? इसको क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि। इसको क्या बोलते हैं? तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि। क्या बोलते हैं इसको? मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि हाइपोथैलेमस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पीयूष ग्रंथि को क्या करती है? पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करती है। किसको कंट्रोल करती है? पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करने का काम कौन करती है? तो ये करती है पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल। पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करने का काम कौन करती है? हाइपोथैलेमस। इसलिए इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, इसको सुपर मास्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सुपर मास्टर। क्या बोलते हैं इसको? सुपर मास्टर भी बोलते हैं। इसके अलावा इसको सर्वोच्च कमांडर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वोच्च कमांडर। क्या भाई सर्वोच्च कमांडर होता है नहीं, उसको इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सर्वोच्च कमांडर। क्या बोलते हैं? सर्वोच्च कमांडर कहो, पीयूष या सुपर ग्रंथि कहो, या मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहो, तीनों एक ही नाम है। मास्टर ग्रंथि कहो, सुपर मास्टर कहो, हेड मास्टर ग्रंथि कहो, या सर्वोच्च कमांडर कहो, सभी किसको बोलते हैं? हाइपोथैलेमस, जो पीयूष ग्रंथि को क्या करती है? कंट्रोल करती है। अब देखो इसका कार्य क्या है। इसका कार्य क्या है? तो इसके देखो ये हार्मोन कौन से इस्तेमाल करती है उससे पहले देखो। एक तो ताप नियंत्रण, मेन काम इसका क्या है? ताप नियंत्रण करना। इसके अलावा ये शरीर में याददाश्त है। ठीक है, बोलना है, पहचानना है, जानना है, अनुभव करवाना है, ये सभी काम कौन करती है? हाइपोथैलेमस। कौन सी ग्रंथि करती है? तो हाइपोथैलेमस का काम ये सब है। क्या? याददाश्त है, बोलना है, पहचानना है, जानना है, प्यास भूख को बताना है, ये सभी काम कौन करती है? तो हाइपोथैलेमस। ये बताई थी मैंने, हाइपोथैलेमस बताई थी। अब देखो, अब हाइपोथैलेमस के द्वारा हार्मोन कौन से? तो हार्मोन इसके द्वारा होते हैं वर्दी मोचक हार्मोन। कौन से हार्मोन? वर्दी मोचक हार्मोन। यानी जो वर्दी मोचक हार्मोन है वो कौन सी ग्रंथि करेगी? तो वर्दी मोचक हार्मोन सारे स्त्राव कौन कर देगी? तो वर्दी मोचक हार्मोन का स्त्राव करने का काम कौन करेगी? हाइपोथैलेमस। इसको किसको देगी? कहेगी किसको? पीयूष ग्रंथि को। क्या? तो ये हार्मोन ग्रंथि कर ऑपोजिट काम, विपरीत ग्रंथि का हार्मोन कौन स्त्राव करेगी? तो वो करेगी हाइपोथैलेमस। तो ये हो गई अपनी हाइपोथैलेमस कंप्लीट। ठीक है, अपनी हाइपोथैलेमस यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। थैलेमस ग्रंथि आप ऐसे बता देता हूँ। थैलेमस ग्रंथि का एक ही कार्य है, तो है वो है अनुभव कराना। किसका? तो ठंडे व गर्म का अनुभव कराना काम कौन करती है? थैलेमस। कौन सी ग्रंथि करती है? थैलेमस। क्या करती है? ठंडे व गर्म का अनुभव कराना। ठंडे व गर्म का अनुभव कराना, ये काम कौन करती है? थैलेमस। बस आपको इतना याद रखना है। अगली ग्रंथि कौन सी है? तो अगली ग्रंथि का नाम है पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीनियल ग्रंथि या पीनियल काय। यानी वह ग्रंथि, देखो सबसे पहले तो यह ग्रंथि जैविक घड़ी कहलाती है। क्या कहलाती है? जैविक घड़ी। चाहे घड़ी कहलाती है, इसको बायोलॉजिकल क्लॉक। क्या बोलते हैं इसको? बायोलॉजिकल क्लॉक। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं इसको, जैविक घड़ी भी कहा जाता है। ठीक है ना, ये काम ये करती है। इसके अलावा ये काम और क्या करती है? तो इसके अलावा इसके और काम है, तो वो काम है ये पशु पक्षियों में
मनुष्य की तुलना में अधिक विकसित होती है। अधिक विकसित कौन होती है? तो वो होती है पीनियल ग्रंथि। ठीक है। इसके अलावा यह इसको मस्तिष्क की रेत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तो मस्तिष्क की रेत। इसको क्या बोलते हैं? मस्तिष्क की रेत। क्योंकि जैसे जैसे देखो, और ये सबसे ज़्यादा विकसित कब होती है? तो 8 से 10 साल की उम्र में ये विकसित होना प्रारंभ होती है, और उसके बाद में धीरे धीरे ये कणों के रूप में हो जाती है। किसके रूप में हो जाती है? कणों के रूप में। उसके बाद ये किसके रूप में जाती है? कणों के रूप में। इसलिए इसको मस्तिष्क क्या बोलते हैं? रेत। इसको मस्तिष्क क्या बोलते हैं? रेत बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? मस्तिष्क की रेत। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे 8 से 10 साल की उम्र में तो ये धीरे धीरे विकसित होगी, उसके बाद में ये बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी? समाप्त होने लग जाएगी। धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी? समाप्त। और जैसे ये समाप्त होगी, ठीक है ना, और समाप्त होकर के छोटे छोटे कणों के रूप में हो जाएगी। किसके रूप में हो जाएगी? कणों के रूप में हो जाएगी। और इसका क्या काम है? और देखो, इसके द्वारा मेलेटोनिक हार्मोन, कौन सा हार्मोन? मेलेटोनिन हार्मोन। और इस मेलेटोनिन से क्या बनता है? मेलेनिन वर्णक। कौन सा वर्णक बनता है? मेलेनिन वर्णक। और ये मेलेनिन वर्णक क्या करता है? हमारी त्वचा व बालों के रंग को, यानी हमारी त्वचा को साफ करता है। किसको साफ करती है? त्वचा के रंग को साफ करना। त्वचा के रंग को साफ करता है। और क्या करता है? तो बालों के रंग को काला, या बालों को काला भी यही करती है। इसलिए इसको सुंदरता की ग्रंथि भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ब्यूटीफुल ग्लैंड। ब्यूटीफुल ग्लैंड भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ब्यूटीफुल ग्लैंड। क्योंकि ये सुंदरता की ग्रंथि भी है। शरीर में सुंदरता लाने का काम भी कौन सी ग्रंथि करती है? तो वो पीनियल ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? मेलेटोनिक हार्मोन स्राव होता है, जो मेलेनिन वर्णक बनाती है, जिसमें त्वचा के रंग को क्या करते हैं? साफ करने का काम ये ग्रंथि करती है। ठीक है। चलो, इसके बारे में डियर डिस्कशन इतना ही था। तो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके बारे में और डिस्कशन करें, ग्रंथियों के बारे में। तो दोस्तों, आज इतना यहीं पे समाप्त होती है अपनी क्लास, और जब नेक्स्ट क्लास में अपन इसके बारे में और आगे ग्रंथियों के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू दोस्तों। चलता हूँ आपके साथ, विदाई के साथ। वेरी वेरी